कक्षा पहली से तीसरी में बच्चों का पैसे की मूल संकल्पना से परिचय कराया जाता है और धीरे धीरे वे पैसे की संकल्पना को समझ लेते हैं। जब वे कक्षा चौथी और पांचवी में प्रगति करते हैं, वे पैसे के बारे में उन्नत ज्ञान पाते हैं। उन्हें पैसे के साथ बुनियादी संख्या संचालन, पैसे का उपयोग और इसे मूल्य सूची में कैसे दिखाना है, इनका बोध होता है। धीरे धीरे और लगातार बच्चों को वास्तविक जीवन में धन और इसके उपयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। विभिन्न मूल संख्याओं के संचालन के दौरान आपने 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए और 1,000 रुपए का उपयोग तो किया ही होगा। लेकिन जब आप दैनिक व्यवसाय को देखते हैं, तब पता चलता है कि 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 20 रुपए और 50 रुपए, 500 रुपए भी इस्तेमाल होते हैं। वर्तमान में हम 2,000 रुपए के नोट का भी उपयोग करते हैं। हालांकि 1,000 रुपए का नोट विमुद्रीकृत हो चुका है, हम इसका उपयोग संकल्पना की स्पष्टता के लिए कर रहे हैं। ये इसलिए भी है क्योंकि हम अधिकांश गणनाओं के लिए दशमलव प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसे प्रदर्शित करने के लिए अभी हम 1,000 रुपए का नोट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही में 1, 10 और 100 के भी नोट। इसी तरह हम 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे और 10 पैसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम नोटों की गिनती करते हैं, हमें उच्चतम मूल्य वाले नोटों से शुरू करना होगा और कम मूल्य के नोटों की ओर बढ़ना होगा। हम ज्यादा से कम की ओर बढ़ गए। ऐसा करने पर कुल राशि की गिनती करना आसान हो जाता है। इसी तरह हम पैसे के सिक्कों का उपयोग करते हैं, जो पैसे की संकल्पनाओं को पढ़ाते समय दशमलव संख्या की संकल्पना को बहुत स्पष्ट कर देता है। यह संकल्पना समझने के लिए हम पैसों का उपयोग करेंगे। इन सभी क्षेत्रों को समझने के लिए आइए अब देखते हैं कि नोट और सिक्कों का उपयोग पैसे की संकल्पना को समझने में कैसा किया जाता है। पैसे को समझने के लिए आप प्रासंगिक शिक्षण सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। हम खेल में उपयोग किए जाने वाले नोट और सिक्कों का उपयोग करेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे साथ लगभग 4 लोग हैं। यहां कितने हैं? 4 लोग। मैं इन 4 लोगों के बीच कुछ पैसे वितरित करूंगा। कितने पैसे? बाद में देखते हैं। अब हम गिन सकते हैं कि किसके पास कितना है। आइए गिनते हैं। पहले व्यक्ति के पास एक 2,000 रुपए का और एक 500 रुपए का नोट है। तो कुल कितने पैसे हैं? एक 2,000 का नोट और एक 500 का नोट। इसीलिए उनके पास कुल 2,500 रुपए है। दूसरे के पास एक 500 रुपए का, एक 10 रुपए का और 511, 512, 513, 514। इसीलिए यहां कुल 514 रुपए है। यदि हम तीसरे व्यक्ति के ढेर को देखते हैं तो एक 100 रुपए का नोट है, एक 10 रुपए का नोट है। तो ये 110 और 111, 112, 113, 114, 115 हुआ। इसीलिए यहां कुल 115 रुपए है। यहां चौथे व्यक्ति के पास 100 है, 101, 102, 103, 104 और 105। कुल मिलाकर 105 रुपए है। पहले व्यक्ति के पास 2,500 रुपए है, जिसका अर्थ है कि उनके पास सबसे अधिक राशि है। और चौथे व्यक्ति के पास 105 है, जिसका अर्थ है उसके पास सबसे कम राशि है। लेकिन एक सवाल आ सकता है। यदि हम नोटों की संख्या को देखते हैं तो उच्चतम मूल्य वाले ढेर में केवल 2 नोट है, 2,000 का एक नोट और 500 का एक नोट। केवल 2 नोट। आइए सबसे कम मूल्य वाले ढेर में नोटों को गिने। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे कम मूल्य के ढेर में 6 नोट है, लेकिन सबसे कम नोटों वाला ढेर मूल्य में सबसे अधिक है, अर्थात
नोटों की संख्या के साथ मूल्य नहीं बढ़ता है। उच्च मूल्य के नोटों के साथ धन का मूल्य बढ़ता है। इस तथ्य को की गई गतिविधि से समझा जा सकता है। यह हमने अनुमान निकाला। अब हम एक और गतिविधि करते हैं। मैं नोटों का चयन कर रहा हूं। मेरे पास एक 100 रुपए का और एक 5 रुपए का नोट है। जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो हमें कितना मूल्य मिलता है? 100 का एक नोट और 5 का एक नोट। अब हम जानते हैं कि हमारे पास 105 रुपए है। अन्य नोटों का उपयोग करके कुल 105 बनाने के अन्य तरीके कौन से हैं? आइए हम इनको देखते हैं। हम ये जानते हैं कि एक विधि में हमारे पास एक 100 का और एक 5 रुपए का नोट है। कुल मिला के 105। यदि हम दूसरी विधि का उपयोग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अलग अलग मूल्य वाले नोटों को लेना चाहिए। आइए अन्य नोटों का उपयोग करके देखते हैं। हमें किसी को 100 रुपए का नोट देकर उसके छुट्टे करवा कर रखना होगा। हम 100 के छुट्टे कैसे कर सकते हैं? क्या मैं इसे 50 के दो नोटों के रूप में दिखा सकता हूं? हाँ, मेरे पास 50 रुपए के दो नोट है। हमारे पास 5 रुपए का भी नोट है। हम उसका क्या कर सकते हैं? मैं 2 रुपए के दो नोट लूंगा। क्या इतने काफी है? क्या वो पहले राशि इतने हैं? नहीं, हमारे पास 1 रुपए कम है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 1 रुपए का नोट रखना चाहिए। 50 रुपए के दो नोट इसे 100 रुपए बनाते हैं। 2 के 2 4 बनाएंगे और 1 रुपए का एक नोट, ये मिलकर 105 रुपए बनते हैं। तो यहां मैंने अलग अलग मूल्यों के नोटों से 105 रुपए बनाए। नोटों की संख्या बदल गई है, लेकिन ढेर का मूल्य नहीं। आइए हम इसे 105 बनाने के दूसरे तरीके पर ध्यान दें। आइए हम 10 रुपए का नोट लें। 10 रुपए के नोट का उपयोग करके हम 105 कैसे बना सकते हैं? एक 10, दो 10, तीन 10, चार 10, पांच 10, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नोट। मेरे पास 10 रुपए के 10 नोट है। जब हम 10 रुपए के 10 नोटों को जोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा? ये 100 रुपए के बराबर है। पहले ढेर में एक एकल नोट का उच्च मूल्य है। तीसरे ढेर में 10 नोट है, पर मूल्य समान है। लेकिन हमने यहां केवल 100 रखे हैं। हमें और 5 रुपयों को रखना होगा। हम क्या कर सकते हैं? हम 5 रुपए के नोट का या 5 रुपए के सिक्के का उपयोग कर सकते हैं। अब चौथे ढेर में मैंने 50 रुपए का एक नोट रखा है। 10 रुपए के दो और 5 रुपए के चार नोट। तो 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90। हमने यहां 90 रुपए दिखाए हैं। हमें यहां 15 रुपए और रखने होंगे। हम 15 नोट लेते हैं। प्रत्येक नोट का मूल्य 1 रुपए का होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर आप गौर करें तो हमने चार अलग अलग तरीकों से 105 रुपए बनाए हैं। यहां हमारे पास 2 रुपए का नोट है और 5 रुपए का नोट है, और यहां पर 10 रुपए के नोट के साथ हमारे पास एक सिक्का भी है, और यहां हमारे पास 50, 10, 5 और 1 रुपए है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग संख्या में नोट हो सकते हैं, परंतु उनका मूल्य 105 ही रहता है। इसी तरह हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न तरीकों से धन का उपयोग कर सकते हैं। हमने देखा कि इन खेल के नोटों और सिक्कों को विभिन्न मूल्यों में कैसे बदला जा सकता है। आइए अब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में धन का उपयोग देखें। मानिए कि मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैं कैसे गिनूं कि मेरे पास कितने पैसे हैं?
देखते हैं कि यहां मेरे पास कौन से नोट उपलब्ध है। मेरे पास 2,000 रुपए का एक नोट, 1,000 रुपए का एक नोट, 500 रुपए का एक, 100 रुपए की तीन, 10 रुपए के तीन और 1 रुपए के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नोट यहां है। यदि मैं कुल राशि की गणना करना शुरू करूं तो आमतौर पर हम कहां से शुरू करते हैं? जब हमारे पास अलग अलग मूल्य के नोट होते हैं और अगर हमें उनका कुल मूल्य जानना है तो हम क्या करते हैं? हमें सभी मूल्यों को जोड़ना होगा। सामान्य अभ्यास से हमें पता चलता है कि गिनती इकाइयों से शुरू की जाती है, लेकिन पैसे गिनते समय हम उच्चतम मूल्य से गणना शुरू करते हैं। हमें क्या मिलता है? हम उच्चतम मूल्य से शुरू करते हैं और निचले मूल्यों की ओर जाते हैं। इसीलिए जोड़ के सामान्य नियम पैसे जोड़ने पर लागू नहीं होते हैं। आमतौर पर जब हमें कुछ खरीदने की आवश्यकता होती है, हम दुकान में जाते हैं। हम रोजमर्रा के उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएं लेने वहां जाते हैं। जब हम वहां जाते हैं तो वो हमें सामान देते हैं, लेकिन क्या वो उन्हें मुफ्त में देते हैं? हमें उन्हें क्या देना पड़ता है? हमें उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। जब हम उन्हें पैसे देते हैं तो वे गणना करते हैं कि हमें कितने पैसे देने हैं, और जब हम उन्हें पैसे देते हैं तो वो हमें छुट्टे लौटाते हैं। आइए हम एक ऐसी स्थिति देखते हैं। अब रामू नाम का एक लड़का एक दुकान पर गया है। रामू ने क्या किया? वो दुकान में गया और उसने वहां से कुछ सामान खरीदा। जब वो सामान खरीदता है तो आइए देखते हैं उसने कौन कौन सी वस्तुएं ली है। उसने क्या लिया? उसने 10 रुपए की एक कलम ली। वो 5 रुपए की एक चॉकलेट भी खरीदता है और वो 20 रुपए की 2 पुस्तकें खरीदता है। तो रामू ने 3 वस्तुएं खरीदी है। उसने कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी? उसने 2 किताबें खरीदी। प्रत्येक किताब की लागत क्या है? 20 रुपए। उसने एक कलम भी खरीदी। कलम की कीमत क्या है? 10 रुपए। और चॉकलेट, वो कितने की है? चॉकलेट 5 रुपए की है। अब यदि हम मूल्य की गणना करते हैं तो हमें पता चलेगा कि उसे दुकानदार को कितने पैसे देने हैं। आइए गिनते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 और 5, कुल मिलाकर 55 रुपए। रामू को दुकानदार को 55 रुपए देने हैं, लेकिन रामू के पास 100 रुपए का एक नोट है। तो वो क्या करता है? वो दुकानदार को 100 रुपए का नोट दे देता है। जब वो 100 रुपए का नोट देता है, क्या दुकानदार उसे कुछ पैसे वापस करेगा, या फिर दिए हुए रुपए वस्तुओं के मूल्य के बराबर है? जब हम सोचते हैं, हमें पता चलता है कि क्या करना चाहिए। उसने दुकानदार को ज्यादा पैसे दिए हैं, इसीलिए दुकानदार केवल वस्तुओं के मूल्य के बराबर पैसे लेगा और बाकी पैसे वापस कर देगा। यदि उसे पैसे लौटाने हैं तो हमें पहले 100 रुपए के छुट्टे करने होंगे। खरीदी हुई वस्तुओं के लिए उसे 55 रुपए लेने हैं और बाकी बचे रामू को वापस कर देने हैं। हमने ये घटाओ की संकल्पना में भी देखा हुआ है। जब छात्र अपने दैनिक जीवन में दुकानों में जाते हैं तो इस प्रकार के उदाहरण पैसों का उपयोग समझने के लिए, उसका मूल्य और कितने पैसे देने हैं ये समझने में मदद करता है। हम इन क्रियाओं के माध्यम से इन सब विषयों का निरीक्षण कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि खेल के धन का उपयोग करके धन के विभिन्न मूल्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी जब हमें पैसे छुट्टे करने होते हैं
तो हम दुकानों पर जाते हैं। इसके अलावा हम पैसे जमा करने या निकालने के लिए बैंकों में जाते हैं। इस गतिविधि में हम देखते हैं कि हम उच्च मूल्य के नोटों के बदले छोटे नोट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस गतिविधि में हम देखते हैं। यदि हम 100 रुपए के नोट का उपयोग करते हैं, अगर हमें इस राशि के लिए छोटे नोटों की आवश्यकता है, तो हमें 10 रुपए के 10 नोट मिल सकते हैं। मतलब जब हम 100 रुपए का एक नोट देते हैं, तो हमें 10 रुपए के 10 नोट मिल सकते हैं। यदि हम 50 रुपए के नोट का उपयोग करते हैं, तो क्या होगा? हमें 100 रुपए के बदले 10 रुपए के 10 नोट मिले। 50 के बदले हमें कितने 10 रुपए के नोट मिलेंगे? क्योंकि यहाँ 100 का आधा है, इसीलिए हमें आधे नोट मिलेंगे। अगर 5 रुपए के नोट में छुट्टे मिले तो क्या होगा? हमें मिलने वाले नोटों की संख्या बढ़ जाएगी। इसीलिए 10 रुपए के नोटों में छुट्टे लेना ही बेहतर है। तो यही एक अच्छा विकल्प है। यानी हमें 10 रुपए के 5 नोट मिलते हैं। जब हम निरीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि 100 रुपए के बदले हमें 10 रुपए के 10 नोट मिले और 50 रुपए के बदले 10 रुपए के 5 नोट मिले। हम यहाँ समझते हैं कि 100 रुपए का मूल्य 50 रुपए के मूल्य से अधिक है। अब यदि हम एक 10 रुपए के नोट का उपयोग करते हैं, तो हम इसे कौन कौन से तरीकों में छुट्टा कर सकते हैं? मैं यहाँ क्या करने वाला हूं? मैं 5 रुपए के नोटों का उपयोग करूंगा। अगर मैं 5 रुपए का एक नोट रखता हूं, तो क्या वो समान होगा? नहीं। अगर मैं एक और 5 रुपए का नोट रखता हूं, तो ये 2 नोट हो गए। हमें 5 रुपए के 2 नोट किस लिए मिले? हमें ये 10 रुपए के बदले में मिले हैं। जिस तरह हमें 10 रुपए के एक नोट के बदले 5 रुपए के 2 नोट मिले, आइए देखते हैं कि 5 रुपए के एक नोट के बदले हमें 1 रुपए के कितने नोट मिल सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 रुपए। हमें 5 रुपए के एक नोट के बदले 1 रुपए के 5 नोट मिले। अगर हम 1 रुपए के बदले 10 पैसे के सिक्के ले, तो हमें 10 पैसे के 10 सिक्के मिलते हैं। हम 10 पैसे को इस तरह से देख सकते हैं: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। हमारे पास 100 पैसे हैं, तो हमें 10 पैसे के 10 सिक्के मिले। जब हम 10 पैसे के 10 सिक्के जोड़ते हैं, तो हमें मूल्य 100 पैसे के बराबर मिलता है। इस कार्य से हम क्या समझते हैं? 1 रुपया कितने पैसे का है? 1 रुपया 10 पैसे के 10 सिक्कों के बराबर है। इसीलिए 1 रुपया 100 पैसों के बराबर है। क्या हमें 10 पैसे के 10 सिक्के देकर 1 रुपया मिल सकता है? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। 10 पैसे के 10 सिक्के देकर 1 रुपया प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह जब हम विभिन्न परिस्थितियों में धन का उपयोग करते हैं, तो छोटे मूल्यों में धन प्राप्त करना संभव है। क्या ऐसा करने में हमारे लिए कोई लाभ है? जब हम किसी दुकान पर जाते हैं, तो विभिन्न मूल्यों के नोट रखना उपयोगी होता है। जब हम उन्हें 100 रुपए देते हैं, तो वे विभिन्न नोटों में पैसे लौटाते हैं। और जब हम 1 रुपए को 10 पैसे के 10 सिक्कों में विभाजित करते हैं, तो हम दशमलव प्रणाली को भी समझ सकते हैं। पैसों के साथ हम दशमलव प्रणाली भी समझ सकते हैं। जैसे हमें 1 रुपए के लिए 10 पैसे के 10 सिक्के मिले, वैसे ही हमें 10 पैसे के बदले 1 पैसे के कितने सिक्के मिल सकते हैं? हमें 1 पैसे के 10 सिक्के मिल सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसीलिए जब हम 10 पैसे को 1 पैसे के सिक्कों में विभाजित करते हैं,
तो हमें 1 पैसे के 10 सिक्के मिलते हैं। लेकिन हमें इसे समझने की आवश्यकता क्यों है? हमें 1 पैसे और 10 पैसे को समझने की आवश्यकता क्यों है? यद्यपि ये पैसे के बारे में है, बाद की कक्षाओं में, कक्षा चौथी और पांचवी में जब हम दशमलव बिंदु संकल्पना को सीखेंगे तो ये अभ्यास हमारी मदद करेगा। इसीलिए सिक्कों की संकल्पना को समझना महत्वपूर्ण है। जब हम कुछ पैसे देते हैं तो क्या केवल एक ही तरीके से छुट्टे मिलना संभव है? क्या हमें केवल 10 पैसे के रूप में छुट्टे मिल सकते हैं? हमें 1 रुपए के बदले में कितने 50 पैसे के सिक्के मिल सकते हैं? हमें 50 पैसे के 2 सिक्के मिलते हैं। 5 रुपए के बदले में हमें 1 रुपए के कितने सिक्के मिल सकते हैं? हमें 5 रुपए के बदले में 1 रुपए के 5 सिक्के मिल सकते हैं। किस मूल्य के 5 सिक्के? 1 रुपए के 5 सिक्के। 10 रुपए के बदले में 2 रुपए के कितने सिक्के मिलेंगे? यदि आप सोचें तो आपको उत्तर मिलेगा। प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर देने की संभावना है। कितने 2 को जोड़कर 10 बन सकते हैं? अब धन समय के साथ सभी मनुष्यों के जीवन से जुड़ चुका है। अधिकतर स्थितियों में आपको कुछ भी खरीदना हो, आपके पास पैसे होना जरूरी है। हम विभिन्न तरीकों से रोजमर्रा के जीवन में धन का उपयोग करते हैं। इसी तरह जब हमें बैंक के साथ लेन देन करना होता है और जब एक खाते से दूसरे में धन का हस्तांतरण करना होता है तो हम विभिन्न कार्ड का उपयोग करते हैं। ये डेबिट कार्ड हो सकता है या क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन हस्तांतरण भी हो सकता है। कई दुकानों में इन दिनों वे क्यूआर कोड की एक तस्वीर लटकाते हैं। यदि आप एक कप चाय भी खरीदते हैं, आप क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे दे सकते हैं। हमारे सामने ऐसी कई स्थितियां आती है। इसके अलावा आप जो भी खरीदते हैं, दुकानदार उस वस्तु की एमआरपी दिखाता है। ये क्या इंगित करता है? जब हम कुछ लेते हैं तो वो पहले वस्तु का दाम दिखाता है। हमें वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए धन चाहिए। इसीलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इसका सही उपयोग कैसे किया जाए और हमें पैसे के वास्तविक मूल्य को समझने की आवश्यकता भी है। हम ठीक से धन का उपयोग तभी कर सकते हैं जब हम समझे कि धन कैसे अलग अलग मुद्राओं और उनके मूल्य के अनुसार बदल सकता है। जब हम मूल्य अच्छे से समझे तभी हम हस्तांतरण कर पाएंगे। यद्यपि हम धन की संकल्पना को समझते हैं, भले ही हम मुद्राओं के मूल्य में परिवर्तन समझते हो, हम कई बार गलतियां करते हैं। जोड़ने या घटाने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण गलती है स्थानिक मूल्य को भूलना। हम दशमलव बिंदु के बाद की संख्या को देखकर उसे रुपए समझने की गलती कर सकते हैं। ये गलतियां बहुत सामान्य है। या हम रुपए को पैसे भी समझते हैं। हमें नोटों की जानकारी होनी चाहिए, सिक्कों की जानकारी होनी चाहिए और उसका अंतर भी समझना चाहिए। तो आपको पैसों का मूल्य, आपको धन के मूल्य और नोटों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपको संख्याओं के स्थानिक मूल्य के बारे में भी पता होना चाहिए। रुपए का बदलाव पैसे में और पैसे का बदलाव रुपए में करते समय छात्रों के भूल करने की संभावना रहती है। दैनिक जीवन के उदाहरण देकर और वास्तविक जीवन में आने वाली समस्याएं देकर इन त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। चूंकि कई क्षेत्रों में धन का उपयोग किया जाता है, इसीलिए छात्रों का संकल्पनाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इस वीडियो में इसे विस्तारित रूप से देखा है।